तो यार स्वागत है एक और बिल्कुल नए वीडियो में। अभी तक हमारे सिस्टम में मल्टीपल लेयर्स लग चुकी हैं। लोड बैलेंसर्स हैं, सर्वर हमारे हॉरिज़ॉन्टली स्केल्ड हैं, शार्डिंग है, रेप्लिकेशन है, मैसेज क्यूज़ हैं, बैकग्राउंड वर्कर्स भी हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। यानी कि हमारा सिस्टम अब स्केलेबल है। लेकिन क्या अभी हमारे सिस्टम में और कोई दिक्कतें हैं? जी हाँ, बिल्कुल दिक्कत है। हमारा सिस्टम स्केलेबल तो है, लेकिन हमारा सिस्टम रेज़िलिएंट नहीं है अभी। मतलब रेज़िलिएंट का मतलब क्या है? मतलब हमारे सिस्टम का अभी भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये हमेशा वर्क करेगा या नहीं करेगा। अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी या नहीं रहेगी। तो आओ आज के वीडियो में हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम को और अवेलेबल एंड रेजिलिएंट बनाएँगे बाय यूजिंग डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर क्या होते हैं? सिंगल डेटा सेंटर आर्किटेक्चर हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें हैं? मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट्स क्या होता है? अवेलेबिलिटी ज़ोन्स क्या होते हैं? जियो डीएनएस कैसे काम करता है? एंड इन सब चीज़ों को करने में क्या चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं? एंड वीडियो के लास्ट में एक बोनस केस स्टडी कि नेटफ्लिक्स ने इस सब को कैसे मैनेज किया और नेटफ्लिक्स का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो यार ये देखो अभी हमारा जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह का दिखता है ना? सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिंगल डेटा सेंटर सिस्टम। यानी कि सबसे पहले तो ये समझो कि डेटा सेंटर क्या होता है। देखो, डेटा सेंटर सुनते ही आपके मन में कोई एक ऐसी इमेज बनती होगी कि एक बहुत बड़ा-सा रूम है जो पूरा सर्वर से भरा हुआ है। नहीं, डेटा सेंटर का मतलब कोई सर्वर रूम नहीं होता है यार। डेटा सेंटर एक जगह होती है, एक फिज़िकल प्लेस होता है, जहाँ पर आपके काफ़ी सारी जहाँ पे मशीन्स होती हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं जिन पे आपके एप्लीकेशन सर्वर चल रहे होते हैं, आपके डेटाबेसेस चल रहे होते हैं, वहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेज़ होते हैं लाइक राउटर्स, स्विचेज़, हब्स ये सब कुछ। पावर सिस्टम होता है, पूरा एक पावर ग्रिड सिस्टम होता है एंड इतनी सारी मशीन्स हैं, इतने सारे सिस्टम्स हैं, ये सब चल रहे हैं, तो या तो इनके लिए कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है? अब ये कैसे मैनेज किया जाता है या आपको मैनेज करना है? नहीं, आपको सिर्फ़ अपनी एप्लीकेशन बनाने पे ध्यान देना है और उसका डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे, उस पे ध्यान देना है। जो पूरा फिज़िकल डेटा सेंटर है, ये आपको नहीं बनाना है। ये मल्टीपल कंपनीज़ करती हैं लाइक एडब्ल्यूएस, अमेज़न वेब सर्विसेज़ लाइक जीसीपी, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर्स, ठीक है? तो इसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। एंड हम इसे डेटा सेंटर बोलते हैं बट टेक्निकली इसे ना अवेलेबिलिटी ज़ोन्स बोला जाता है। अवेलेबिलिटी ज़ोन्स कुछ एज़ेड करके हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है? तो बात समझ में आती है कि डेटा सेंटर एक सिर्फ़ सर्वर रूम नहीं है, मल्टीपल मशीन्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? तो अब सिंगल डेटा सेंटर का मतलब क्या है? देखो, अब मान लो आपने एक एप्लीकेशन बनाई और उसे एक सिंगल डेटा सेंटर पे डिप्लॉय कर दिया। जैसे कि मान लो आप इंडियन क्लाइंट हो तो आपने अपनी जो एप्लीकेशन है, वो मुंबई के डेटा सेंटर पे डिप्लॉय कर दी, लाइक एडब्ल्यूएस के थ्रू। अब होगा क्या? अब आपके एप्लीकेशन पे जो भी रिक्वेस्ट आएँगी, वो सारी राउट हो जाएँगी मुंबई के डेटा सेंटर पे और वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि सारा सिस्टम जो हार्डवेयर है, वो वहाँ पर डिप्लॉयड है आपका। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन अब इस सिंगल डेटा सेंटर से क्योंकि एक ही डेटा सेंटर पे आपने डिप्लॉय किया, आपने मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन्स में डिप्लॉय नहीं किया है, सिर्फ़ एक ही जगह है। तो सिंगल डेटा सेंटर पे होने से दिक्कतें क्या आएँगी? अब ध्यान से सोचो, पूरी बिल्डिंग को मत मानो, उस पूरी बिल्डिंग को बस एक बहुत बड़ा कंप्यूटर सिस्टम मान लो, जिस पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है चौबीसों घंटे। अब अगर वो कंप्यूटर सिस्टम कभी बंद हो गया, तब क्या होगा? तब आपकी एप्लीकेशन तो डाउन चली जाएगी। आपकी एप्लीकेशन एकदम बढ़िया है, सब कुछ है उसमें, पूरी तरह से स्केलेबल है। लेकिन वो डेटा सेंटर, वो कंप्यूटर सिस्टम जो एक बहुत बड़ा पूरी एक बिल्डिंग जितना बड़ा कंप्यूटर सिस्टम है, अगर वो ही बंद हो गया तब? है ना? तो यही इमेजिनेशन रखो। अब देखो, अब वो पूरा एक डेटा सेंटर है। अब अगर वहाँ पे कोई पावर आउटेज हो गया, पावर ही नहीं है, मशीन्स काम ही नहीं कर रही हैं, तब क्या? नेटवर्क पार्टीशन हो गया कि नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया है वो सिस्टम, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं चल रहा है। कूलिंग पार्टीशन हो गया कि जो कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डाउन हो गया, सिस्टम इतना हीट हो चुका है वहाँ पे जो बिल्डिंग में जो सर्वर्स हैं वो इतने हीट हो चुके हैं कि वो बंद हो गए हैं। या फिर कोई ह्यूमन एरर आ गई लाइक डिप्लॉयमेंट गलत हो गया, वहाँ पे जो सर्वर्स हैं वो किसी ने खराब कर दिए, कुछ भी हो गया। या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया लाइक अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई, तब क्या? अब आपका तो जो एप्लीकेशन है वो वहीं के एक ही डेटा सेंटर पे डिप्लॉयड है। अब वहाँ पे जो भी होगा, आपका पूरा एप्लीकेशन डाउन चला जाएगा और फिर कोई भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा यानी कि कंप्लीटली बिज़नेस लॉस, नो अवेलेबिलिटी एट ऑल, ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। सिर्फ़ स्केलेबल बनाने से नहीं काम चलेगा, रेज़िलिएंट भी बनाओ। तो भैया इसका क्या उपाय है? ये मैंने कहा बहुत सिंपल उपाय है। सिंगल डेटा सेंटर से आप चले जाओ मल्टीपल डेटा सेंटर पे, मल्टीपल डेटा सेंटर पे, है ना? ताकि एक अगर डाउन हो भी जाता है तो दूसरा काम करता रहे। देखते हैं ऐसा कैसे होगा। तो मल्टीपल डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो अभी तक सब कुछ एक रिक्वेस्ट बस ऐसे जा रही थी। अब हमने क्या किया कि हमने अपने पूरे सिस्टम को ना डुप्लिकेट कर दिया। हमने अपने पूरे सिस्टम को डुप्लिकेट कर दिया। डुप्लीकेसी हमेशा खराब नहीं होती है, डुप्लीकेसी
सिस्टम डिज़ाइन में तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डुप्लीकेसी कह लो या फिर इसे रेप्लिकेशन कह लो, सिस्टम डिज़ाइन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डुप्लीकेट कर दिया। ये मान लो आप यूएस क्लाइंट हो, तो ये वाला यूएस ईस्ट में डिप्लॉयड है और ये वाला यूएस साउथ में डिप्लॉयड है, ठीक है? अब यहाँ से फ़ायदे क्या होंगे? आओ देखते हैं कि यहाँ से फ़ायदे क्या होंगे। देखो, मल्टी रीजन में डिप्लॉयमेंट करने से फ़ायदे आपके क्या होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो आपका सिस्टम रेज़िलिएंट बन गया। आपका सिस्टम रेज़िलियंस बढ़ चुका है। अगर हमारा एक डेटा सेंटर डाउन होता भी है, तो पूरा ट्रैफ़िक हमारे दूसरे डेटा सेंटर पे चला जाएगा। हमारे पास कोई भी बिज़नेस लॉस नहीं होगा, सारी रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाएँगी। हो सकता है थोड़ा ट्रैफ़िक बढ़ जाए क्योंकि अब एक डेटा सेंटर पे लोड बढ़ गया है, बट आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी। आपका ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम कंप्लीटली अनअवेलेबल हो जाए, ठीक है? वही बात कि आपकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। फेल ओवर डिफ़िकल्टी कम हो गई। देखो, फेल ओवर का मतलब होता है कि आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा जब कोई फेल्योर आता है, ठीक है? अब अगर एक ही डेटा सेंटर है और कोई फेल्योर आ गया है, तो पूरा सिस्टम ही डाउन चला जाएगा। अब पूरा सिस्टम जब डाउन चला गया है, पूरा डेटा सेंटर डाउन चला गया है, तो एक तो आपको रीज़न पता करने में बहुत दिक्कत आएगी कि किस वजह से डाउन गया है और दूसरा आपका बिज़नेस लॉस भी है क्योंकि कोई अब अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो ये दिक्कतें हैं। तो यहाँ से फेल ओवर डिफ़िकल्टी थोड़ी कम हो जाती है ना? क्योंकि मल्टीपल डेटा सेंटर हैं, अगर ये वाला डाउन चला गया तो दूसरा डेटा सेंटर सारा काम सँभाल लेगा। ठीक है, ठीक है। जियो लेटेंसी जियो लेटेंसी देखो, अब मान लो कि ये कोई यूएस वाला बंदा है, जहाँ पे ना 2 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं, एक ये एज़ेड-1, एज़ेड-2, ठीक है? अब यहाँ पे होगा क्या? अब वो बंदा बैठा है यहाँ पर, अब बंदा बैठा है यहाँ पर, अब उसने जब कॉल लगाई तो कॉल यहाँ वाले डेटा सेंटर पे जाएगी, कॉल इस वाले डेटा सेंटर पे नहीं जाएगी, है ना? लेकिन लेकिन अगर यहीं सिर्फ़ आपका अवेलेबिलिटी ज़ोन यहाँ पे होता, सिर्फ़ आपने एक ही जगह डिप्लॉयमेंट किया है, सिंगल डिप्लॉयमेंट और बंदा यहाँ पर बैठा है, तो फिर ये मैंडेटरी हो जाएगा कि कॉल हमेशा ही यहाँ पर जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? जब भी अब कोई भी हिट मारेगा आपकी एप्लीकेशन पे, तो पास वाले डेटा सेंटर से रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। इससे जो जियोग्राफिकल लेटेंसी थी, वो कम हो जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी आपके सिस्टम की, है ना? बात समझ में हमें आती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिस्टम हमारा रेज़िलिएंट बन गया, सिस्टम की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, सिस्टम का जो फेल-ओवर डिफ़िकल्टी थी वो कम हो गई और जियो लेटेंसी भी कम हो गई क्योंकि अब रिक्वेस्ट हमेशा पास वाले डेटा सेंटर से रिज़ॉल्व होगी। अब ये जो काम है ना कि रिक्वेस्ट हमेशा पास वाले डेटा सेंटर पे जाएगी, ये कैसे होता है? देखो, इसके लिए पिक्चर में आता है जियो डीएनएस। इसके लिए पिक्चर में आता है जियो डीएनएस। आओ समझते हैं जियो डीएनएस कैसे काम करता है। तो यार देखो, मैंने कुछ शुरू के वीडियोज़ में ये बताया था कि डीएनएस कैसे काम करता है। डीएनएस कुछ नहीं करता है, हम जब कोई भी नाम लिखते हैं www.google.com, तो हमारे इंटरनेट को नहीं पता है कि www.google.com क्या है। तो वो रिक्वेस्ट पहले डीएनएस के पास जाती है, डीएनएस उसका आईपी एड्रेस देता है और फिर रिक्वेस्ट उस सर्वर के पास जाती है आईपी एड्रेस के थ्रू। है ना? डीएनएस रिज़ॉल्विंग यही होती है बस। लेकिन अब सिर्फ़ ये नहीं होगी, अब 2 काम होंगे। जब आपने रिक्वेस्ट भेजी, तो डीएनएस इसे रिज़ॉल्व तो करेगा, इसका आईपी एड्रेस तो निकालेगा, लेकिन आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है, वो पहले आपका आईपी एड्रेस भी देखेगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो आपका जो आईपी एड्रेस है, वो किस लोकेशन से आया है। आपके लोकेशन के बेसिस पे जो आपसे सबसे पास में डेटा सेंटर होगा, उसका आईपी एड्रेस देगा अब आपको। अब आपको ये कोई भी आईपी एड्रेस नहीं देगा। अब जैसे मान लो आपने google.com हिट टाइप किया, ठीक है? तो अब डीएनएस आपको google.com का आईपी तो देगा, लेकिन अब ये एक काम और करेगा। पहले ये देखेगा कि आपने कहाँ से हिट किया है। मान लो आपने इंडिया से हिट किया है, तो अब ये आपको google.com की आईपी देगा, लेकिन आपको वो आईपी देगा जो इंडियन डेटा सेंटर पे डिप्लॉयड है, लाइक मुंबई में, जो सबसे पास है। आपको ये यूएस की नहीं देगा, ठीक है? तो सबसे पास वाली आईपी एड्रेस आपको देगा, यही पूरा काम करता है आपका जियो डीएनएस, ठीक है? तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी एंड इसी वजह से हमारी जियो लेटेंसी बहुत कम हो जाती है। देखो, अब हमने सिंगल डेटा सेंटर से मल्टीपल डेटा सेंटर्स बना लिए, लेकिन हम जब भी चीज़ें डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन के। तो अब देखेंगे कि हम डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो, अब हमारे पास मल्टीपल रीजन्स हैं। हर रीजन में का अपना डीबी होगा, तो यानी कि हमारे पास अब मल्टीपल डीबीज़ हैं। अब जब मल्टीपल डीबीज़ हैं, तो मल्टीपल डीबीज़ में जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे, ये हम कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है? तो इसके लिए कुछ अप्रोचेज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक अप्रोच है लीडर फॉलोअर। लीडर फॉलोअर अप्रोच क्या कहती है? कि एक पर्टिकुलर रीजन में जितने भी आपके अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं, लाइक एज़ेड-1, एज़ेड-2, एज़ेड-3, यहाँ पे हम ये कह देंगे कि सिर्फ़ एक ही लीडर है, सिर्फ़ एक ही लीडर है, बाकी सब फॉलोवर हैं। तो जितनी भी राइट रिक्वेस्ट जाएँगी, वो सिर्फ़ उस लीडर पे जाएँगी, ठीक है? मान लो 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं। आपने कहीं से भी, अगर आप उस रीजन में आते हो और आपने कहीं से भी कोई राइट रिक्वेस्ट हिट करी है, तो वो एक लीडर ज़ोन पे ही जाएगी हमेशा, लीडर डेटाबेस। वही रिस्पॉन्सिबल होगा सारी राइट्स के लिए।
और फिर फर्दर वो सारा राइट जो भी उसने किया है, वो सब कुछ रेप्लिकेट हो जाएगा दूसरे डेटा सेंटर्स में, ठीक है? ये बात हमें समझ में आती है लीडर फॉलोवर अप्रोच। दूसरी अप्रोच लीडर लीडर कि अब मल्टीपल लीडर्स हो सकते हैं, हमारे पास मल्टीपल लीडर्स हो सकते हैं। अब मल्टीपल लीडर्स में दिक्कत ये है, अब आप ये मानो, एक चीज़ सुनना बड़े ध्यान से। मान लो मल्टीपल लीडर्स हैं, मान लो मल्टीपल लीडर्स हैं, मल्टीपल लीडर्स के पास एक इसके पास डेटाबेस है, एक इसके पास डेटाबेस है। जो एक टेबल है, टेबल ए वो इस डेटाबेस में भी एग्ज़िस्ट करती है और वही सेम टेबल इस डेटाबेस में भी एग्ज़िस्ट करती है, डेटा रेप्लिकेशन की वजह से। अब हमारे पास क्या हुआ कि जो टेबल ए है, ये टेबल ए ही है दोनों, ये एक ही इंस्टेंस है टेबल ए का। लेकिन ये है लीडर 1 के पास और ये वाला है लीडर 2 के पास। किसी ने इस टेबल में अपडेट किया, ठीक है? और किसी दूसरे बंदे ने भी इस टेबल में अपडेट किया। पहली रिक्वेस्ट तो चली गई लीडर 1 के पास, दूसरी रिक्वेस्ट चली गई लीडर 2 के पास। टेबल सेम है, रिक्वेस्ट अलग-अलग जगह से आ रही है, राइट की रिक्वेस्ट। तो टेबल में क्या अपडेट करना है हमें? हमें L1 वाला मानना है या L2 वाला मानना है? तो यहाँ पे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट, है ना? एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो लीडर-लीडर वाली अप्रोच में हमें कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन भी सीखना पड़ता है। हमें कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन भी करना पड़ता है या फिर एक ऐसे कह लेते हैं, है ना? तो एक ये बात आ जाती है, ठीक है। अब एक तीसरी अप्रोच आती है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या कहती है ये देखते हैं। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ये कहती है कि मान लो आपके पास ये मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई डेटाबेस है, यहाँ पे कोई डेटाबेस है, यहाँ पे कोई डेटाबेस है, ठीक है? इसमें अब कोई लीडर नहीं है, कोई फॉलोवर नहीं है। मान लो कि राइट की रिक्वेस्ट यहाँ पर आती है, यहाँ पर राइट की रिक्वेस्ट आती है, तो यहाँ पर वो राइट हो जाता है। अब यहाँ पर वो राइट हो जाता है, तो यहाँ के जो जितने भी पीपल्स हैं, उनके लिए तो वो चेंज इमीडिएटली इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन इन्हें अभी वो चेंज नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आती है, तो इसे इस समय वो चेंज नहीं दिखेगा। इस समय वो चेंज इसे नहीं दिखेगा। जैसे ही यहाँ पे राइट हुआ, तुरंत उस समय उसे वो चेंज नहीं दिखेगा। इवेंचुअली कुछ समय के बाद यहाँ पे भी अपडेट हो जाता है और यहाँ पर भी अपडेट हो जाता है ना? यहाँ पर भी अपडेट हो जाता है। तो कुछ समय के बाद हम ये कह सकते हैं कि इवेंचुअली तीनों डेटाबेसेस की स्टेट सेम हो जाएगी, तुरंत सेम नहीं होगी। तो है ना? तो फिर कुछ समय के बाद इन तीनों को सेम डेटा दिखेगा, फिर इन्हें स्टिल डेटा नहीं दिखेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो मिलेगी आपको लेकिन इवेंचुअली मिलेगी कुछ समय के बाद। एक रेप्लिकेशन लैग होगा, उसके बाद सिस्टम पूरा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, तो अब मेरी बात सुनो, ये कैसे होता है? मैं थोड़ी जगह खाली कर देता हूँ। देखो, आपने इंस्टाग्राम का लाइक वाला फीचर देखा होगा। आपकी कोई पोस्ट है, उसके नीचे यहाँ पे लाइक का ऑप्शन होता है। अब किसी बंदे ने यहाँ पे लाइक किया, किसी बंदे ने यहाँ लाइक किया, किसी बंदे ने यहाँ लाइक किया, ठीक है? ये आपकी जो है डिप्लॉयड वर्ज़न, ये लोगों के मोबाइल में आपकी पोस्ट दिख रही है और ये है आपका खुद का मोबाइल, जहाँ पे आप अपनी पोस्ट देख रहे हो। अभी आपके पास है लाइक 1, इसने लाइक किया, इसने लाइक किया, इसने लाइक किया, 3 लाइक, 3 लाइक बढ़े। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको 4 नहीं दिख जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि जैसे-जैसे ये कर रहे हैं, वैसे-वैसे आपको 4 दिख जाए। लाइक मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। अभी है 1, पहला बंदा आया, उसने 1 लाइक किया, तो यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए। दूसरे बंदे ने 1 लाइक किया, तो यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए। तीसरे बंदे ने 1 लाइक किया, तो यहाँ 4 हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इंस्टाग्राम क्या करता है, इसने लाइक किया, हाँ, वो कहीं पर काउंटर स्टोर कर दो। इसने लाइक किया, अच्छा काउंटर को अपडेट कर दो, 1 से 2 हो गया। इसने लाइक किया, हाँ, काउंटर को अपडेट कर दो, 2 से 3 हो गया। ठीक है? अब अल्टीमेटली कुछ समय बाद ये 3 सीधे यहाँ पे ऐड होगा, तब ये 4 होगा। 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं होगा, 1 से सीधा 4 हो जाएगा। इससे क्या हुआ, 4 की जगह सिर्फ़ 1 रिक्वेस्ट गई अपडेट की, है ना? सिस्टम हमारा इवेंचुअल कंसिस्टेंट है यहाँ पे। लोगों को अपने लोकल सिस्टम में दिखेगा कि 1 से लाइक बढ़ के 2 हो गए हैं, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। आपको 1 से बढ़ के सीधे 4 दिखेगा। इसे कहते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन में जितनी भी अप्रोचेज़ थी हमने समझ ली। अब आता है फेल ओवर स्ट्रैटेजी क्या है? फेल ओवर मैंने आपको बताया था कि फेल्योर के टाइम पे हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, उसे कहते हैं फेल ओवर स्ट्रैटेजी। तो हमारे पास मेनली 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं इसकी। एक होती है एक्टिव पैसिव और एक होती है एक्टिव एक्टिव। मान लो आपके पास एक रीजन में मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं। तो एक्टिव पैसिव स्ट्रैटेजी ये कहती है कि सिर्फ़ एक डेटा सेंटर एक्टिव रहेगा, बाकी सब पैसिव रहेंगे। बाकी सब पैसिव रहेंगे मतलब स्टैंड बाय मोड पे रहेंगे, वो भी वर्किंग नहीं है। जब इस डेटा सेंटर में कोई दिक्कत आएगी, तो हम उन वालों को वर्किंग कर देंगे और सारा ट्रैफ़िक उन पे भेज देंगे। ठीक है? तो ये है एक्टिव पैसिव। अब एक स्ट्रैटेजी होती है एक्टिव एक्टिव की कि भैया जितने भी हैं डेटा सेंटर सबको एक्टिव रखो, सब काम करेंगे। अब इससे होता क्या है, किसी एक डेटा सेंटर पे पूरा लोड नहीं पड़ता है। लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 30, 30, 30 कुछ इस तरह से, है ना? अगर ये वाला बंद हो भी गया तो जो इसका लोड था वो बाकी डेटा सेंटर्स पे पहुँच जाएगा, ठीक है?
तो ये होती है एक्टिव एक्टिव। अब इसमें जनरली क्या यूज़ करते हैं, हम मेनली एक्टिव एक्टिव वाली ही यूज़ करते हैं, ठीक है? और डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन में कंसीडर कर सकते हैं कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है? तो ये तो थी कुछ अप्रोचेस डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन और फेल ओवर स्ट्रैटेजी की। अब हम बात करते हैं कि मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट में हमारे पास क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, हम क्या-क्या चैलेंजेस फेस करेंगे। देखो भाई, पहला तो रेप्लिकेशन लैग, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अब मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, तो किसी एक पे राइट हो गया तो बाकी में राइट होने पे टाइम लगेगा, एक रेप्लिकेशन लैग आएगा, ठीक है? दूसरा है स्प्लिट ब्रेन प्रॉब्लम। देखो, स्प्लिट ब्रेन प्रॉब्लम क्या होती है? जो मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं ना, वो एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के थ्रू, ठीक है? अब अगर कभी ऐसा हुआ कि इनके बीच का जो नेटवर्क है, जो इनका कनेक्टिंग नेटवर्क है, अगर वो टूट गया, तो हर एक डेटा सेंटर को ये लगेगा कि हम ही भैया प्राइमरी हैं। हम ही इकलौते हैं, हम ही प्राइमरी हैं, क्योंकि उसे दूसरे डेटा सेंटर्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसे हम कहते हैं स्प्लिट ब्रेन प्रॉब्लम। डेटा कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, हमने देखा ही था, जैसे लीडर वाले में डेटा कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन हमने किया था, वहाँ पे डेटा कॉन्फ्लिक्ट आया था। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम डेटा कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। लेटेंसी वर्सेस कंसिस्टेंसी ट्रेड ऑफ। आपने एक बहुत ही फेमस थ्योरम के बारे में सुना होगा जिसका नाम है कैप थ्योरम। कैप का मतलब, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, ए का मतलब अवेलेबिलिटी और पी का मतलब पार्टीशन टॉलरेंस। ये अप्रोच ये कहती है कि जब भी आपका कुछ अपडेशन हो रहा है, तब कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी, इन दोनों को आप साथ में मैनेज नहीं कर सकते। या तो आप कंसिस्टेंसी रख लो, अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, या तो अवेलेबिलिटी रख लो, कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। ठीक है? जैसे इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की बात करें हम, हमारा सब कुछ, हमारा पूरा सिस्टम अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे पास, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लेटेंसी को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं या फिर कंसिस्टेंसी को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। लेटेंसी का मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी है, कि हम अवेलेबिलिटी को प्रेफ़रेंस देंगे या कंसिस्टेंसी को प्रेफ़रेंस देंगे, ठीक है? दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कॉस्ट एक्सप्लोजन, बिल्कुल भैया, अभी एक डेटा सेंटर था, वहाँ पे इतनी सारी मशीन्स थी, उसमें कुछ कॉस्ट लग रही थी। अब हमें मल्टीपल डेटा सेंटर्स बनाने हैं, सेम मशीन्स हमने डुप्लीकेट करी, हमें डुप्लीकेट करनी पड़ेंगी, तो अब कॉस्ट बढ़ गई। तो यार कॉस्ट एक्सप्लोजन होता है यहाँ पे, ये एक चैलेंज है। अब बात आती है नेटफ्लिक्स की, कि नेटफ्लिक्स में क्या-क्या अप्रोचेस यूज़ होती हैं। देखो, सबसे पहले तो अपना मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट के लिए नेटफ्लिक्स यूज़ करता है एडब्ल्यूएस को, अमेज़न वेब सर्विस को। मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स पे यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन प्रोमिनेंटली नेटफ्लिक्स एडब्ल्यूएस यूज़ करता है, मल्टीपल भी करता होगा। मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट हुआ एडब्ल्यूएस के थ्रू। डिप्लॉयमेंट्स में नेटफ्लिक्स बिलीव करता है एक्टिव एक्टिव डिप्लॉयमेंट में, एक्टिव पैसिव में नहीं, ठीक है? और ये मैंने आपको बताया ही था कि नेटफ्लिक्स में जो सर्विसेज़ हैं, वो आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली स्टेटलेस हैं या कंप्लीटली स्टेटफुल हैं। नेटफ्लिक्स एक हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करता है, स्टेटलेस भी हैं, स्टेटफुल भी हैं। इसका वीडियो मैं ऊपर आई आइकन में दे दूँगा। एंड हैवी यूज़ ऑफ सीडीएन। सीडीएन के वीडियो में मैंने बताया था कि नेटफ्लिक्स जो है ना, वो सीडीएन का काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है। जो प्रोमिनेंट स्पीड है नेटफ्लिक्स की, वो हमें उसके सीडीएन की वजह से ही मिलती है। नेटफ्लिक्स का एक इन हाउस सीडीएन है ओपन कनेक्ट नाम का, जो कि वो यूज़ करता है, ठीक है? इसकी अगर आपको डिटेल अप्रोच जाननी है तो उसका भी मैं आई आइकन में दे दूँगा वीडियो का लिंक, ठीक है? एंड डेटा रेप्लिकेशन अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स, ये हर कोई करता है। अगर आपकी थोड़ी-सी भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, थोड़ी-सी भी लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, बड़ी एप्लीकेशन है, तो डेटा रेप्लिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात हमें समझ में आती है। तो यानी कि हम इतनी बात समझ चुके हैं कि स्केलेबल सिस्टम अकेला प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम नहीं होता है। हमें सिस्टम को स्केलेबल के साथ-साथ रिलायबल भी बनाना पड़ेगा। स्केलेबल प्लस रिलायबल, तब हमारा सिस्टम जो है प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम बनेगा। ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, डेटा सेंटर्स क्यों ज़रूरी हैं और मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है। सर आज की वीडियो में इतना ही। हमने डेटा सेंटर्स के बारे में पढ़ा, सिंगल डेटा सेंटर क्या है, सिंगल डेटा सेंटर में क्यों दिक्कतें हैं, फिर हमने मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट्स की तरफ गए। मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट में क्या फ़ायदे हैं, वहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन इश्यूज़ हम कैसे फेस करेंगे, फेल ओवर स्ट्रैटेजीज़ हमारी क्या रहेंगी, नेटफ्लिक्स की केस स्टडी क्या रहेगी, ये सब कुछ हमने देखा। अगर और डिटेल में ऐसी सिस्टम लाइन सीखना चाहते हो तो बने रहो इस प्लेलिस्ट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।